नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। बस 48 घंटे के बाद दिल्ली की किस्मत का फैसला हो जाएगा। 25 में दिल्ली के सिंहासन पर कौन आएगा? केजरीवाल आएंगे या फिर मोदी अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे? पहली बार दिल्ली को लेकर बड़े बड़े एक्सपर्ट अनुमान नहीं लगा पा रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज फाइनल भविष्यवाणी कर दी है कि दिल्ली से केजरीवाल जा रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी आ रही है। नरेंद्र मोदी को यह भरोसा किस लिए है? अपने नाम पर है, अपने काम पर है, या कोई सर्वे कराया गया है, या फिर कोई रिपोर्ट आई है? आज दिल्ली की अपनी आखिरी रैली में नरेंद्र मोदी ने कम से कम 100 बार अपने नाम पर वोट मांगा। केजरीवाल पूरे चुनाव में ये कहते रहे कि मेरे सामने कौन है। क्या मोदी ने इसी की काट के लिए लास्ट राउंड में ये दांव चला? नरेंद्र मोदी के पास दिल्ली में जीत का ऐसा क्या फॉर्मूला आ गया कि वो हर तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए? इतना कॉन्फिडेंट होकर चैलेंज भी कर रहे हैं। मोदी अब 36, 37, 38, 40 सीटों की बातें नहीं कह रहे हैं, प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में बदली इस बॉडी लैंग्वेज का कैलकुलेशन क्या है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए सब कुछ समझा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जीत की तारीख बता दी है। 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे। विजय निश्चित है। नरेंद्र मोदी ने विजय की भविष्यवाणी कर दी है। सिर्फ विजय होएगा नहीं, ये प्रचंड बहुमत वाला विजय होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अपना सबसे बड़ा मिशन बता दिया है। हमारा एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। आपदा को हटाएंगे, आपदा को हटाएंगे, आपदा को हटाएंगे, आपदा को हटाएंगे। नरेंद्र मोदी दिल्ली जीतने वाले हैं, लेकिन कैसे? भारत माता की, भारत माता की, ये हमारा संकल्प है। फॉर्मूला एक है। विकसित भारत, विकसित दिल्ली। मोदी की गारंटी। एक तरफ आपदा की झूठी घोषणाएं हैं, दूसरी तरफ आपका सेवक मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी जो भी कहता है वो करके दिखाता है। वहां पर एक बच्ची, एक मिनट, उस बच्ची को, बेचारी को परेशान मत करो। वो एक बच्ची एक चित्र लेकर के आई है। जरा एसपीजी के लोग वो चित्र ले लीजिए उस बेटी के पास से। बेटी, उस पर अपना अता पता लिख देना, मैं आपको जरूर चिट्ठी लिखूंगा। बहुत धन्यवाद। आपने साथ साथ मेरी माता जी को भी याद किया आपने। साथियों, मैंने विकसित भारत के निर्माण के लिए 4 स्तंभों को मजबूत करने की गारंटी देश को दी थी। ये स्तंभ है गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति। कल जो बजट आया है वो मोदी की ऐसी ही गारंटियों को पूरा करने की गारंटी है। अब नहीं सहेंगे।
इसी गारंटी से मोदी को दिल्ली की जीत का भरोसा है। अब नहीं सहेंगे। नरेंद्र मोदी अब तक दिल्ली में 3 रैलियां कर चुके हैं, जिसमें पहली रैली 29 जनवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली के करतार नगर में थी, दूसरी रैली 30 जनवरी पश्चिम दिल्ली के द्वारका में, तीसरी रैली 2 फरवरी को आरके पुरम साउथ दिल्ली में। यहां से नरेंद्र मोदी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर मैसेज दे दिया है। विकसित भारत, विकसित दिल्ली। नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के आरके पुरम में रैली की। मंच पर सभी विधानसभा के उम्मीदवार मौजूद थे। नरेंद्र मोदी सबसे मिले, प्रवेश वर्मा की तो पीठ भी ठोकी, लेकिन नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा फोकस नई दिल्ली विधानसभा की सीट पर है। ऐसा क्यों है वो भी समझ लीजिए। नई दिल्ली विधानसभा सीट केजरीवाल की सीट है। नई दिल्ली लोकसभा से मैसेज पूरी दिल्ली को जाएगा। नई दिल्ली लोकसभा में 10 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, आरके पुरम, ग्रेटर कैलाश। नई दिल्ली लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से विधानसभा का आंकड़ा निकालें तो 10 में से करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर, राजेंद्र नगर, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश में बीजेपी को करीब 4000 से लेकर 20,000 तक की लीड मिली थी। सिर्फ 3 सीट, जिसमें दिल्ली कैंट में बीजेपी 1182 वोट से पीछे रही, केजरीवाल की सीट से 2282 वोट से पीछे थी, और तीसरी जहां मोदी ने आज रैली की, आरके पुरम, वहां सिर्फ 912 वोट की लीड थी। नरेंद्र मोदी ने आरके पुरम से ही मैसेज क्यों दिया, समझना मुश्किल नहीं है। साथियों, दिल्ली की आपदा पार्टी ने यहां के 11 साल बर्बाद कर दिए हैं। मेरे दिल्ली के हर परिवार से प्रार्थना है कि राज्य में हमें आप सबकी, दिल्ली वासियों की सेवा का मौका जरूर दें। मैं गारंटी देता हूं, आपकी हर मुसीबत, हर परेशानी को दूर करने के लिए खप जाऊंगा। गरीब हो या मिडिल क्लास, हर परिवार का जीवन खुशहाल हो, ऐसी डबल इंजन सरकार दिल्ली को मिलेगी। हमें ऐसी डबल इंजन सरकार बनानी है जो लड़ाई झगड़े के बजाय दिल्ली के लोगों की सेवा करे, जो बहाने बनाने के बजाय दिल्ली को सजाने संवारने में ऊर्जा लगाए। आपने आने वाले 5 साल के लिए केंद्र में भाजपा की सरकार, पक्की सरकार बना ली है। अब गलती से भी यहां आपदा सरकार नहीं आनी चाहिए, जो दिल्ली के 5 और साल बर्बाद कर दे। लेकिन सवाल है कि मोदी अपने मिशन को पूरा कैसे करेंगे। उसको समझने के लिए एक डेटा दिखाते हैं। नई दिल्ली लोकसभा में आने वाली विधानसभा सीटों में मिडिल क्लास वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है। सर्विस क्लास के लोग भी इन 10 विधानसभा सीटों में बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ज्यादातर सरकारी दफ्तर यही हैं। अब तक ये वोटर्स केजरीवाल की पार्टी को वोट देते आए हैं। मोदी ने इनको खुश करने की गारंटी बजट में दे दी है। इससे
मध्यम वर्ग के लोगों के हजारों रुपये बचेंगे। और इसलिए तो मैंने कल कहा कि ये बजट मिडिल क्लास की जेब भरने वाला बजट है। दिल्ली के मिडिल क्लास परिवारों की जेब में भी इस साल हजारों करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आने वाले हैं। आजादी के बाद से लेकर अभी तक 12 लाख साल का कमाने वाले को इनकम टैक्स से इतनी बड़ी राहत पहले कभी नहीं मिली। मैं जरा आपके सामने एक चित्र पेश करना चाहता हूं। आपको समझने में भी सुविधा होगी और लोगों को समझाने में भी सुविधा होगी। इस बजट को आज देखें, अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आप आज इंदिरा जी का जमाना होता तो 12 लाख की कमाई पर आप करीब करीब सुनकर के चौंक जाएंगे। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते, उनके जमाने में ये था, इसलिए मैं समझा रहा हूं। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता। अब भाजपा सरकार के कल के बजट के बाद साल में 12 लाख रुपया कमाने वाले को 1 रुपया भी टैक्स का देना नहीं पड़ेगा। सीएसडीएस के डेटा के मुताबिक नई दिल्ली सीट पर 72% मिडिल क्लास वोटर है। इसके अलावा मोदी 8वें पे कमीशन लाने का जिक्र कर सर्विस क्लास को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर सर्विस क्लास वोटर्स की तादाद भी अच्छी खासी है। यहां आरके पुरम और आसपास तो लाखों सरकारी कर्मचारी रहते हैं, यहां लाखों पेंशनर भी रहते हैं। ऐसे सभी साथियों को तो डबल फायदा होने वाला है। इस बार टैक्स में छूट मिली है और सरकार ने 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा की है। 8वें वेतन आयोग के बाद आपकी सैलरी और आपका पेंशन दोनों बढ़ने वाला है। मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को समझने वाली सरकार, उनके सपनों को समझने वाली सरकार ऐसे ही फैसले लेती है। साथियों, भारत में करोड़ों की संख्या में सीनियर सिटीजन्स है। दिल्ली में जो बुजुर्ग हैं, उनको भी कल के बजट से बड़ा फायदा होने वाला है। हमारे जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, उनका भी टैक्स कम होगा
और उनकी पेंशन बढ़ जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में जो भाजपा सरकार बनेगी और जिसको बनाने का दिल्ली वासियों ने तय कर लिया है, भाजपा सरकार भी सीनियर सिटीजन्स के लिए वरदान साबित होने वाली है। नई दिल्ली लोकसभा सीट में आने वाली 10 विधानसभाओं में अच्छी खासी तादाद दलित वोटर्स की है और इसी इलाके में वाल्मीकियों का सबसे बड़ा मंदिर भी है। दिल्ली में करीब 17% दलित हैं, जो करीब 30 सीट पर सीधा असर डालते हैं। सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा में ही वाल्मीकि मतदाताओं की तादाद 20,000 के करीब है, जबकि धोबी समुदाय के मतदाता 15,000 के आसपास हैं। वाल्मीकि वोटर्स के वोट की ताकत क्या है, इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। राहुल गांधी जब संदीप दीक्षित के लिए वोट मांगने गए तो वाल्मीकि मंदिर जरूर गए, और आज नरेंद्र मोदी के मंच से भी वाल्मीकि वोटर्स को मैसेज दिया गया, जब नरेंद्र मोदी को महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर भेंट की गई और खुद वाल्मीकि मंदिर के मुख्य पुजारी भी मंच पर मोदी के साथ खड़े नजर आए। ये सारे दलित वोटर्स अब तक आम आदमी पार्टी को वोट देते आए हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनको लेकर केजरीवाल अक्सर कहते हैं कि बीजेपी आई तो झुग्गी झोपड़ियों को हटा देगी। आज भी केजरीवाल ने यही बात दोहराई, लेकिन केजरीवाल एक कहानी लेकर आए। झुग्गी झोपड़ी वालों के बारे में कहा कि बीजेपी वाले इनको अपने पक्ष में करने के लिए नीली स्याही लगाने के पैसे दे रहे हैं। झुग्गी के लोगों के फोन आ रहे हैं, सर्वेंट क्वार्टर से, धोबी घाट से, झुग्गियों से, सभी जगह से फ़ोन आ रहे हैं। इनकी पार्टी वाले घर घर जाके कह रहे हैं कि 3,000 रुपये ले लो, चुनाव आयोग आपके घर आके वोट डलवा देगा। वो लोग कह रहे हैं आप वोट घर पर डाल देना और बदले में उंगली पे स्याही लगवा लेना, इंक लगवा लेना। ये सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश है आपके खिलाफ, बहुत बड़ा षड्यंत्र है आप लोगों को फंसाने का। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, यकीन मानो कल रात में सो नहीं पाया। आप सब झुग्गी वाले भोले भाले लोग हो। अगर आपने गलती से भी पैसे के बदले स्याही लगवा ली या इनके कहने पे फर्जी वोट डाल दिया तो ये लोग आपके ऊपर केस करके आपको ही गिरफ्तार करवा देंगे, अगले दिन ही गिरफ्तार करवा देंगे। इसलिए आपको सचेत करने के लिए मैंने ये वीडियो जारी किया है। अगर आपने गलती से भी इनके बहकावे में आके अपनी उंगली पे स्याही लगवा ली तो आप गिरफ्तार हो सकते हो। अगर अपने बूथ में गए बिना इनसे काली स्याही लगवा ली तो आप फर्जी वोट डालने के जुर्म में गिरफ्तार हो सकते हो। याद रखना, चुनाव से पहली वाली रात को सब जगह झुग्गियों में मीडिया घूम रही होगी, कई सारे कैमरे घूम रहे होंगे। अगर आप पकड़े गए और पुलिस को पता चला कि आपने पैसे लेके इंक लगवा ली, स्याही लगवा ली, तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। सालों तक केस चलेगा, लाखों रुपए कोर्ट कचहरी के चक्कर में चले जाएंगे। ऐसा पहले कई बार हुआ है कि नकली वोट के चक्कर में गरीब आदमी 8-10 साल जेल काट के आया है और उसे बचाने कोई नहीं आता। फिर जो लोग आज आपको पैसे दे रहे हैं ना, वही लोग कल आपको गिरफ्तार करवाएंगे। ये सब बहुत बड़ा फ्रॉड है। 420 के केस में जेल जाओगे। इस झंझट में मत पड़ना, बिल्कुल मत पड़ना। अगर फ्री के पैसे दे रहे हो तो ले लेना, लेकिन पैसे के बदले उंगली पे निशान लगवा रहे हो तो बिल्कुल मत लगवाना, जिंदगी भर की समस्या हो जाएगी। और एक बात ये ध्यान में रखना कि अगर गलती से बीजेपी की सरकार आ गई तो आपकी झुग्गी बचने वाली नहीं है। सारी झुग्गियां ये 6 महीने में तोड़ देंगे। और अगर आप मेरे हाथ मजबूत करोगे, आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी, फिर देखना खबरदार कोई आपकी झुग्गी को हाथ लगाए तो मैं किसी को आपकी झुग्गी नहीं तोड़ने दूंगा। मोदी
केजरीवाल को पता है कि वाल्मीकि वोटर, दलित वोटर कितना मैटर करता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने भी आज केजरीवाल के इस वार पर करारा पलटवार किया। सरकार मदद देगी और मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। नरेंद्र मोदी प्रचंड जीत का आह्वान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खबर है कि जिस वाल्मीकि और दलित समाज को केजरीवाल अपना कोर वोटर मानते आए थे, वो नाराज हो गया है। आज वाल्मीकि समाज और दलित महापंचायत ने मिलकर अरविंद केजरीवाल का बहिष्कार किया, पुतला फूंका। नरेंद्र मोदी और उनकी टीम अगर दिल्ली में प्रचंड जीत का दावा कर रही है, तो उसके पीछे 10 साल से केजरीवाल सरकार में बिगड़ी दिल्ली की तस्वीर को फैला रही है। आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, पहला केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप, दूसरा एमएलए के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी, तीसरा एमसीडी में भी आपका शासन, चौथा यमुना साफ करने का वादा, पांचवा खराब सड़क पानी की किल्लत। केजरीवाल 10 साल से दिल्ली में शासन कर रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है फ्री की रेवड़ी। लेकिन मोदी और बीजेपी ने जिस तरह से केजरीवाल को रेवड़ी का जवाब रेवड़ी से दिया है, उसने केजरीवाल के विश्वास को भी हिला दिया है। इसीलिए केजरीवाल जहां जा रहे हैं, बीजेपी की रेवड़ी से बेहतर अपनी रेवड़ी बता रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी केजरीवाल के रेवड़ी वाले दांव को पर्सनल लेवल पर ले जा रहे हैं, जो मोदी को आधी आबादी से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। आज अगर तीसरी बार मैं देश की सेवा कर पा रहा हूं, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका देश की माताओं की है, देश की बहनों की है, देश की बेटियों की है। इसलिए मोदी की हर गारंटी के केंद्र में भी माताएं, बहनें, बेटियां ही रहती है। इस वर्ष के बजट में भी अपने इस सेवा भाव को मैंने जारी रखा है। देश की नई महिला उद्यमी बने, इसके लिए विशेष योजना बनाई गई है। सरकार की तरफ से बेटियों को 2 करोड़ रुपए तक का आसान लोन दिया जाएगा। 2 करोड़ रुपए, और वो भी गारंटी किसकी? आपकी नहीं, मोदी की गारंटी। अब दिल्ली भाजपा ने भी यहां की बहनों को हर महीने 2,500 रुपये जमा करने की गारंटी दे दी है। ये गारंटी पूरी होगी, ये मोदी की गारंटी है। और आप लिख के रखिए, 8 फरवरी को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा।
लोकसभा चुनाव में जिस तरह से दिल्ली के वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया है, बीजेपी को लगता है कि उसके पीछे वोटर्स की केजरीवाल से नाराजगी है। लोकसभा के पैटर्न के मुताबिक 70 में से बीजेपी को 52 सीटों पर बढ़त हासिल थी, केजरीवाल को 10 सीट पर जबकि कांग्रेस को 8 सीट पर। वहीं सिर्फ 18 सीटों पर बीजेपी से आम आदमी पार्टी पीछे थी। इसीलिए बीजेपी ने इन 18 सीटों पर सबसे ज्यादा ताकत झोंकी है, जिसमें नई दिल्ली लोकसभा की 3 सीट, नई दिल्ली, आरकेपुरम और दिल्ली कैंट के अलावा मुस्लिम बाहुल्य करीब 10 सीट है, जिसमें ओखला, मुस्तफाबाद, बाबरपुर, सीलमपुर, बल्लीमारा, जंगपुरा, मटिया महल जैसी सीटें हैं। महाकुंभ में कल वसंत पंचमी का अमृत स्नान होना है। मौनी अमावस्या की रात भगदड़ के बाद इस बार योगी सरकार ने सुरक्षा भूतपूर्व इंतजाम किए हैं। अखाड़ा मार्ग से संगमनोज और अरेल घाट तक अमृत स्नान के लिए पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और इसी बीच बड़ा खुलासा हुआ है कि 29 को भगदड़ के पीछे बड़ी साजिश थी। साजिशकर्ताओं के बारे में यूपी एटीएस और एसटीएफ को क्या जानकारी मिली है, इसकी एक एक डिटेल हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। क्या महाकुंभ में भगदड़ के लिए रची गई थी साजिश? सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज में क्या देखकर एसटीएफ चौंक गई? 29 को संगमनोज में एक्टिव मोबाइल बंद होने का सच क्या है? महाकुंभ में मौनी अमावस्या की रात भगदड़ के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। एसटीएफ को यह आशंका क्यों है? इसकी ठोस वजह है 29 को संगमनोज पर रात 2 बजे भगदड़ मची थी। एसटीएफ के रेडार पर करीब 16,000 मोबाइल नंबर हैं, जिनमें भगदड़ के बाद से संगमनोज में एक्टिव कई मोबाइल नंबर बंद हैं। यूपी एसटीएफ और एटीएस 29 तारीख से बंद चल रहे इन नंबरों की जांच कर रही है। इन नंबरों को बंद करने के पीछे क्या वजह है? संगमनोज के बाद कितनी देर तक और किस लोकेशन तक ये नंबर एक्टिव रहे, फिर बंद कर दिए गए? ये लोग संगमनोज से निकलकर किस दिशा में गए, कहां ठहरे? एसटीएफ ने कई संदिग्ध मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाया है। संदिग्धों की तलाश के लिए कई जगह छापेमारी की जा रही है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, ड्रोन फुटेज भी चेक किए गए हैं। संदिग्धों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। उस रात संगमनोज पर एक्टिव मोबाइल नंबरों का डेटा एनालिसिस किया जा रहा है। जांच एजेंसियों को तमाम पीड़ितों और चश्मदीदों से ऐसे इनपुट मिले हैं कि 29 की रात संगमनोज पर लड़कों का एक ग्रुप ऐसा था जो श्रद्धालुओं को पीछे से धक्के मार रहा था और शोर शराबा कर रहा था, जिनकी वजह से संगमनोज पर पैनिक फैला और लोग बैरिकेडिंग फांदकर भागने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। भगदड़ में जो लोग जमीन पर गिर गए और जो सो रहे थे वो हादसे का शिकार हो गए। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि 29 तारीख को संगमनोज के अलावा ओल्ड जीटी रोड और झूसी साइड के इरावत द्वार के पास भी भगदड़ हुई थी। तीनों जगहों पर संदिग्धों की पहचान के लिए सीसीटीवी और थर्मल इमेजिंग फोटो खंगाले जा रहे हैं। संगमनोज पर रेहड़ी लगाने वालों, पूजन सामग्री बेचने वालों और चूड़ी बेचने वालों से भी एटीएस और एसटीएफ ने पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ को भगदड़ फैलाने वालों के बारे में अहम सुराग हाथ लगे हैं। वसंत पंचमी के आखिरी अमृत स्नान के बाद जांच में और तेजी आएगी। सोशल मीडिया पर भी महाकुंभ हादसे को लेकर जो कुछ चल रहा है उस पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। कोई भी शातिर बचेगा नहीं। भीड़ काफी संख्या में थी, झूसी में भी काफी संख्या में थी। भीड़ के दबाव का बिंदु बना था वहाँ पे। कई जगह पे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे बहुत संख्या में लोग थे, तो वो एक ही रास्ते में आ गए थे। और जो भी ऐसे थे जो केसेस थे जिसमें मेडिकल किसी को समस्या हुई या मेडिकल इमरजेंसी वाली बात हुई, तुरंत पहुंच के उन्हें रेस्क्यू करा के और हॉस्पिटल में भेजा गया था। हम लोग सारे एंगल दिखवा रहे हैं और जो भी उसमें आवश्यक कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे कुछ लड़कों का ग्रुप देखा जो धक्का मार रहे थे, दबाव बना रहे थे। क्या उस दिन की सीडीआर जितने मोबाइल फोन यहाँ एक्टिव थे उनको भी आप जांच कर रहे हैं कि वो अभी एक्टिव हैं या बंद हो गए हैं? कुछ जानबूझ के ये धक्का मुक्की करवाई गई, ये एंगल आप लोगों की जांच में आया है? ऐसे इनपुट्स हैं आपके पास? देखिए, मैं यही कह सकता हूँ कि वो सारी पार्ट ऑफ इंक्वायरी है
इंक्वायरी उन सब पे कराई जा रही है। लेट अस सी क्या आता है इंक्वायरी। मौनी अमावस्या की तरह वसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए भी प्रयागराज में भीड़ बढ़ती जा रही है। दोबारा कोई हादसा ना हो, इसके लिए योगी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। संगम नोज पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ऊंचे ऊंचे टावरों से निगरानी की जा रही है। लेडी पुलिस की संख्या भी बढ़ाई गई है। यूपी पुलिस, पीएससी, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। 29 जनवरी को भगदड़ के दौरान बैरिकेड फांदकर आम लोग अखाड़ा मार्ग पर आ गए थे। इस बार अखाड़ा मार्ग को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया है। 3 फरवरी के अमृत स्नान के लिए क्या तैयारियां हैं, संगम नोज की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां आप देखेंगे तो ये सारे पोंटून पुल आपको आने के लिए बंद नजर आ रहे हैं, खाली नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक पोंटून पुल खुला है जो यहां से अखाड़ा क्षेत्र में आपको लेकर जाता है। पिछली बार दिक्कत ये हुई थी कि जो अखाड़ा मार्ग था उसमें आम जनता आ गई थी, लेकिन अब की बार उसमें बदलाव किया गया है। आप ये देखेंगे तो ये पूरा सेग्रीगेटेड इलाका है जो खाली है शाही स्नान या कहें कि अमृत स्नान के लिए। ये इलाका आप जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको खाली नजर आएगा। इसी रास्ते से सारे अखाड़े, सारे सन्यासी आएंगे और ये इलाका प्रॉपरली बैरिकेटेड और सैनिटाइज है, जहां से अमृत स्नान के लिए सभी अखाड़ों के नागा साधु, धर्मगुरु आपको यहां आते हुए नजर आएंगे। और इस बैरिकेड के पार आपको आम जनता स्नान करती हुई दिखाई देगी, लेकिन यहां पर किसी को ठहरने और विश्राम करने की अनुमति नहीं है। आए, स्नान करें और जाएं। इस इलाके को इस तरीके से और ज्यादा बैरिकेडिंग के साथ अलग किया गया है ताकि अखाड़ों के लिए मार्ग अलग से रिजर्व और सुरक्षित हो और आम जनता के लिए स्नान का मार्ग अलग हो। वसंत पंचमी का अमृत स्नान सुबह 5 बजे से शुरू होगा। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के संत संगम घाट पर पहुंचेंगे। फिर बारी बारी से 13 अखाड़े अमृत स्नान करेंगे। अखाड़ों के नागा सन्यासी सबसे पहले डुबकी लगाएंगे। अखाड़े जिस रास्ते से संगम नोज तक पहुंचेंगे वहां बैरिकेडिंग के अलावा बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। होर्डिंग लगाकर अमृत पथ और आम जनता के रास्ते को अलग कर दिया गया है। होर्डिंग इतने ऊंचे लगाए गए हैं कि कोई उन्हें फांद कर रास्ता बदल नहीं सकता। आम जनता और अखाड़ों के रास्ते के बीच एक सेफ पैसेज भी बनाया गया है, जिसमें सिक्योरिटी की गाड़ियां, एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई हैं। 3 तारीख को वसंत पंचमी का अमृत स्नान होना है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले संगम नोज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 29 तारीख के स्नान से पहले जो भगदड़ हुई थी उस वक्त इतनी संख्या में पुलिस की मौजूदगी नहीं थी, लेकिन अमृत स्नान से एक दिन पहले ही भारी संख्या में आपको पुलिसकर्मी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये दरअसल श्रद्धालुओं को गाइड कर रहे हैं कि किस तरफ से जाके स्नान करना है, किस रास्ते से वापस आना है, और इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्नान करके लोग तुरंत त्रिवेणी से वापस निकल आए, ज्यादा वक्त त्रिवेणी में ना बिताएं, संगम नोज पर ना बिताएं, क्योंकि और श्रद्धालुओं को आना है। इस तरफ आपको जो पथ नजर आ रहा है वो अमृत पथ है। कल अमृत स्नान के मौके पर इसी पथ से होते हुए अलग अलग अखाड़ों के साधु संत जो हैं वो त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने जाएंगे। तो वहीं मेरी दूसरी तरफ यानी कि बाईं तरफ आपको जो पूरा रास्ता नजर आ रहा है ये आम श्रद्धालुओं के लिए है। कल आम श्रद्धालु इसी रास्ते से होते हुए, जैसे कि आज भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं, स्नान करने के लिए त्रिवेणी पर जाएंगे। चूंकि भारी संख्या में, करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इसलिए जो व्यवस्थाएं हैं उनमें तब्दीलियां की गई हैं। और जो एक और बड़ी तब्दीली की गई है वो ये कि बैरिकेड्स में जाल तो बिछाया गया है, लेकिन बड़े बड़े ये बोर्ड्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं। ये इसलिए ताकि कोई इन बैरिकेड्स को कूदकर अमृत पथ क्षेत्र में ना पहुंच सके। आप देखेंगे वहीं से शुरू है ये पूरा बोर्ड्स लगाना का सिलसिला, और ये बिल्कुल संगम नोज त्रिवेणी जहां पर है उसके नजदीक तक ये बोर्ड्स लगाए गए हैं। मौनी अमावस्या को 8 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। वसंत पंचमी पर 5 करोड़ लोगों की डुबकी लगाने का अनुमान है। 29 तारीख को रात से ही संगम नोज पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए अभी से वन वे ट्रैफिक सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। संगम नोज से बाहर जाने वाले पांटून पुल खोल दिए गए हैं, जबकि संगम नोज की तरफ जाने वाले पांटून पुल को बंद कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि जो लोग संगम नोज पहुंच चुके हैं वो डुबकी लगाकर रात तक बाहर निकल जाएं, ताकि शाही स्नान के समय जमावड़ा कम हो। शाही स्नान से पहले यहां लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है
और अब की बार क्राउड कंट्रोल करना एक स्पेसिफिक चुनौती है। यहां अगर आप देखेंगे तो पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं और एक फ्लो में सिर्फ गाड़ियां आने दे रहे हैं। जो गाड़ी आप देख रहे हैं किसी महंत की गाड़ी है और सब यात्री एक फ्लो में यहां से आगे निकल जाएं, ये कोशिश है। सामने देखेंगे तो पोंटून पुल, जो यहां काली पोंटून पुल है नंबर 10, इसको फिलहाल बंद किया गया है ताकि संगम क्षेत्र में कम लोग जाएं और अगर वो अखाड़ा क्षेत्र में हैं तो अखाड़े क्षेत्र के घाट से ही यहां स्नान करें। अभी से क्राउड को कंट्रोल करना चुनौती हो रहा है। पोंटून पुल को एक बार फिर बंद कर दिया गया है इस उम्मीद में कि जो लोग यहां से संगम क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो ना जाएं। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा जूम कर पाए तो संगम क्षेत्र से आने वाला पोंटून पुल वो खुला हुआ है, यानी वहां से भीड़ कम हो सके वो आए और यहां से आगे निकल जाएं। माता जी कहां से आए हैं? सागर से। कहां जाना चाह रहे हैं? बाहर निकलना चाह रहे हैं। स्नान हो गया? स्नान हो गया, बहुत बढ़िया स्नान हुआ है। अब स्नानों को जाने हैं। कहाँ स्नान करने जाओगे? वहाँ जाएंगे संगम में। हाँ, तो संगम के लिए कहाँ कह रहे हैं पुलिस वाले? कहाँ जाने के लिए कह रहे हैं? कहाँ जाना चाह रहे हैं? नहीं तो काय के लिए आया। महाकुंभ के लिए मेला क्षेत्र में 30 पांटून पुल बनाए गए हैं। इनके जरिए झूसी, अरैल और मेला क्षेत्र को कनेक्ट किया गया है। वसंत पंचमी के अमृत स्नान से पहले पांटून ब्रिज 5 और 6 को बंद कर दिया गया है। इससे श्रद्धालु संगम नोज की तरफ आते हैं। संगम नोज से बाहर जाने के लिए पांटून ब्रिज 8 और 4 को खोला गया है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पांटून ब्रिज को खोला और बंद किया जा रहा है। वसंत पंचमी के अमृत स्नान से पहले किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, ये देखिए। पॉन्टून ब्रिज 7 जो है ये सिर्फ गाड़ियों की मूवमेंट के लिए खोला गया है, प्रशासनिक गाड़ियों की मूवमेंट के लिए। अब इस पूरे एरिया को आपको समझा देते हैं। आप उस तरफ देखेंगे तो वो पूरा जो है संगम नोस का इलाका है। सामने आपको शंकराचार्य का मंदिर नजर आ रहा होगा, उसके बगल में किला है और शंकराचार्य के मंदिर और किले के बीच में ही लेटे हनुमान जी का भी मंदिर है। इस मार्ग से होते हुए आप सीधे बाईं तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ये त्रिवेणी का इलाका है, संगम नोस का इलाका है, जहां पर आपको ये लंबे लंबे पिलर नजर आ रहे हैं। वो द्वार भी आपको नजर आ रहा होगा। वो